ये एक ऐसी कहानी है जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह में जाते हैं रिसर्च के लिए, लेकिन वहां पर जाने के बाद उनका सामना होता है एक तूफान से, जिससे बचकर वो वापस लौट तो आ जाते हैं, लेकिन उस तूफान में हुई एक एक्सीडेंट की वजह से एक एस्ट्रोनॉट वहां पर ही फंस जाता है, जिसका नाम है मार्क वॉटनी। अब वहां पर फंस जाने के बाद वो कैसे सरवाइव करता है और क्या वो मंगल ग्रह से वापस धरती पर लौट आ भी पाता है या नहीं, जानेंगे हम इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और इस कहानी की शुरुआत होती है हमें मंगल ग्रह को दिखाते हुए, जहां पर नासा ने 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा हुआ है, जिनका काम होता है वहां के मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करके वापस अर्थ पे लाना, ताकि नासा के वैज्ञानिक मार्स के मिट्टी की सैंपल्स जांच कर सके। और जैसा कि हम सबको पता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का अपना एटमॉस्फेयर हुआ करता था, और अगर तब मार्स का अपना एटमॉस्फेयर था तो इस बात के भी पक्का चांसेस है कि वहां पे कभी पृथ्वी की तरह ही काफी मात्रा में लिक्विड वाटर रही होंगी और इंसानों के रहने लायक रही होंगी। इसलिए नासा ने हर्मिस मिशन के जरिए 6 एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर भेजा है, ताकि वो मार्स के मिट्टी की सैंपल्स इकट्ठा करके वापस धरती पे ला सके। और इन 6 एस्ट्रोनॉट्स के सूट में एडवांस टेक्निक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिससे ये धरती पर रहे नासा की टीम से आसानी से कांटेक्ट कर पा रहे थे। अब ये 6 एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को अच्छी तरह अंजाम भी दे रहे होते हैं और इन्हें बस 7 और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करके इनका ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी धरती पर नासा की टीम को एक वार्निंग मिलती है कि इनके मिशन के साइट एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ये खबर जब लुइस को पता चलती है, जो कि इन 5 एस्ट्रोनॉट्स की कमांडर होती है, तो वो तुरंत मिशन अबोर्ड करने का फैसला करती है। अब यहाँ पे तूफान आ भी चुका था, इसलिए लुइस हर्मीस स्पेस शटल को डिपार्चर करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन इसी तूफान में इनके एक साथी, जिसका नाम मार्क वॉटनी होता है, इससे एक एंटीना का टुकड़ा आकर टकराता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। अब लुइस बाकी 4 साथियों को हर्मिस स्पेस शटल को लॉन्च करने की तैयारी करने को कहकर खुद मार्क वॉटनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे मार्क नहीं मिलता, और साथ ही मार्क का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है, जिससे क्रू मेंबर्स उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बाकी क्रूज को लगता है कि अब तक मार्क वॉटनी मर चुका होगा, और लुइस कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद जब उसे मार्क नहीं मिलता तो वो भी हर्मिस स्पेस शटल में बैठकर यहाँ से टेक ऑफ कर जाती है। अब यहाँ पे टेक ऑफ करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस तूफान की जो विंड स्पीड थी वो 175 किलोमीटर पर आवर थी, और स्पेस शटल सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर की विंड प्रेशर झेल सकती थी, जिससे इनके स्पेस शटल को खतरा हो सकता था। अब इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के यहाँ से जाने के बाद हम मार्स की धरती को देखते हैं, जहाँ पे अब तूफान शांत हो चुका है, और मार्क वॉटनी, जिसे उसके साथियों ने मरा हुआ समझकर यहाँ से निकल गए थे, वो अभी भी जिंदा होता है। साथ ही एंटीना का एक टुकड़ा उसके सूट को चीर कर उसके शरीर में घुस गया है, और उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल भी काफी गिर चुका है, जिसके बाद वो जल्दी से क्रूज द्वारा बनाई गई बेस में जाता है, और काफी दर्द सहने के बाद वो उस टुकड़े को निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब उसके पास नासा से कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी विकल्प नहीं होता, तो अब वो हैब के अंदर नासा के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर वो मर भी जाए तो आने वाले मिशंस में नासा उसकी वीडियो देख पाए। वीडियो में वो बताता है कि जिस हैब में वो अभी है वो 31 दिन तक टिकने के लिए बनाया गया था, और वो यहाँ पे कभी भी मर सकता है। लेकिन मार्क को अच्छी तरह पता है कि नासा का अगला मार्स मिशन 4 साल के बाद लॉन्च होगा, और उसके पास सिर्फ 1 साल का ही खाना है, इसलिए अब उसे इस ग्रह पर जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अर्थ पे नासा के हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि मार्स में एक तूफान की वजह से उनको अपना मिशन अबोर्ड करना पड़ा, और टेक ऑफ करते दौरान हमारे एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी तूफान के चपेटे में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई, और बाकी एस्ट्रोनॉट्स अब अर्थ की तरफ वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनकर सारी दुनिया में एक दुख की लहर छा गई, क्योंकि मार्क वॉटनी की गिनती एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट में होती थी। वहीं अब मार्क वॉटनी को दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा है कि वो किस तरह मार्स पे जीवित रहेगा। वो बाकी साथियों के केबिन से खाना निकालता है और हिसाब लगाता है कि ये खाना सिर्फ 300 दिनों तक चल सकता है, और अगर वो कम खाए तो ये खाना वो 400 दिनों तक चला सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसे 3 साल का खाना और चाहिए होगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल के बाद लॉन्च होगा। तो वो खुद से कहता है कि ऐसे ग्रह पे जहाँ कुछ भी नहीं उगता, वहाँ पर उसे किसी तरह 3 साल की ओर खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मार्क एक बहुत ही हिम्मत वाला इंसान होता है, साथ ही साथ वो एक बॉटनिस्ट भी होता है। अब अगले दिन पूप करने के बाद जब वो फ्लश करता है तो उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो कुछ आलू लेता है
और उन्हें काटकर खेती के लिए तैयार करता है। क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट होता है तो वो उस खेती के लिए परफेक्ट क्लाइमेट भी तैयार कर देता है, यानी कि एक ऐसी पॉली हाउस जहाँ वो उन तमाम कंडीशन को तैयार करता है जो कि एक पौधे के उगने के लिए सूटेबल होती है। क्योंकि मार्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए वो अपने वेस्ट को खाद की तरह यूज करता है और सारे आलू बो देता है। लेकिन उसके सामने अब सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की। वहीं दूसरी तरफ धरती पे मार्क वॉटनी का फ्यूनरल कर दिया जाता है और पूरी नासा की टीम उसके फ्यूनरल में शामिल होती है। वही मार्क को मार्स पे अब 31 दिन हो चुके हैं और अब वो पानी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। उसके पास सैकड़ों लीटर हाइड्रोजन पड़ा होता है जो कि स्पेसशिप में ईंधन के रूप में काम आते हैं, जिसे वो इरिडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट से गुजार कर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करता है और फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे एक जगह पे जलाता है। लेकिन जब वो पहली बार ऐसा करता है तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को ऐड नहीं करता जो कि उस समय उसके सांस के दौरान रिलीज हुई थी। लेकिन दूसरी बार वो स्पेस हेलमेट पहनकर सक्सेसफुली ये काम कर देता है। इसके बाद धरती पे विंसेंट कपूर को दिखाया जाता है जो कि नासा हेडक्वार्टर में पहुंचकर नासा के डायरेक्टर से सैटेलाइट को एरिस 3 मिशन साइट एरिया की तरफ मोड़ने को कहता है। लेकिन डायरेक्टर टेडी उसे ये करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मार्क वॉटनी की लाश पूरी दुनिया को दिखाई पड़ेगी, जिससे नासा की इमेज खराब हो सकती है। लेकिन विंसेंट कपूर हार नहीं मानता और एरिस 3 मिशन साइट एरिया के कोऑर्डिनेट्स वो मिंडी पार्क को भेजता है जो कि सैटेलाइट एक्सपर्ट होती है। अब मिंडी जब सैटेलाइट के कैमरास उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि मिशन सेट में सारी इक्विपमेंट्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। और ये बात जब वो नासा के डायरेक्टर को बताते हैं तो वो इस बात को ये कह के टाल देते हैं कि हो सकता है कि तूफान की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन विंसेंट उसे बताता है कि सोलर पैनल्स को भी साफ किया गया है और सोलर पैनल्स तूफान से साफ नहीं हो सकते, जिससे डायरेक्टर को भी पता लग जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब ये बात नासा की डायरेक्टर्स को उलझन में डाल देती है, क्योंकि मार्क की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यहाँ तक कि उसका फ्यूनरल भी हो चुका है। तो अब नासा किस मुंह से मीडिया के सामने ये कहेगा कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब नासा के डायरेक्टर टेडी कहते हैं कि मार्क के बाकी क्रूज को उसके जीवित होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे और फिर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। इसके बाद नासा के एडमिनिस्ट्रेटर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मार्क को दिखाया जाता है जहां उसे अब तक 54 डेज हो चुके हैं और इसी दिन उसे एक गुड न्यूज़ भी मिलती है जब वो देखता है कि जो आलू उसने बोए थे उनमें से एक आलू का पौधा उग चुका है। अब रात को मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन अरीज 4 उससे 3200 किलोमीटर की दूरी पे उतरेगा और उसे तब तक वहाँ पे पहुँचना होगा। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके पास 2 रोवर है और दोनों रोवर मैक्सिमम 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए वापस हैब में आना पड़ेगा और यही उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे दिन वो ट्राई करता है अरीज 4 मिशन सेट एरिया तक जाने का, लेकिन सूरज ढलने के बाद मार्स का टेम्परेचर -16 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से वो वापस हैब में आ जाता है। ऐसे ही करके वो कई दिन एरिस 4 जाने के लिए सही रास्ते का मुआयना करता है और अब वो ठंड से बचने का सोल्यूशन भी ढूंढ लेता है। दरअसल नासा ने पिछले मिशंस के जरिए मार्स की धरती पे एक प्लैटिनम बॉक्स गाड़ा हुआ था, तो मार्क उसी बॉक्स को बाहर निकालता है जो कि एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है और इसे वो अपने रोवर में रखता है ताकि उसे ठंड से बचने के लिए अपना हीटर ऑन करना ना पड़े, क्योंकि हीटर ऑन करने पर उसके रोवर का चार्ज खत्म हो जाता है। अब कुछ और दिनों तक वो यही सिलसिला कंटिन्यू करता है और आज उसे 79 डेज हो चुके हैं और अब तक उसके बोए हुए आलू भी बड़े हो चुके हैं। वो उन्हें निकालता है और बड़े आलूओं को खाने के लिए यूज करता है और छोटे आलूओं को फिर से बो देता है। वहीं धरती पे नासा की टीम मार्क तक खाना पहुंचाने की प्रोसेस पे जुड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें 1 साल लगेगा, क्योंकि धरती से मार्स की दूरी अभी के समय कुछ ज्यादा होती है। इधर मार्क किसी तरह नासा वालों से कांटेक्ट करना चाह रहा है ताकि वो उनसे उनके मिशन के बारे में जानकारी ले पाए, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम उसके पास नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है कि 1996 में नासा ने एक मिशन के जरिए पाथफाइंडर को मार्स की धरती पे भेजा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया था। तभी मार्क उस पाथफाइंडर को ढूंढता है जो कि मिट्टी में दब गया था। वहीं इधर नासा में मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत कैलिफोर्निया जाता है और पाथफाइंडर की टीम से मिलता है, जहां साइंटिस्ट उसे पाथफाइंडर का ट्विन्स मॉडल दिखाते हैं। वहीं इधर मार्स की धरती पे मार्क किसी तरह उस पाथफाइंडर को ठीक कर देता है और नासा को भी उसके एक्टिव होने का सिग्नल मिल जाता है,
जिसके बाद मार्क 3 बोर्ड लेता है, जिसमें से एक बोर्ड पे वो कैन यू सी मी लिखता है और दूसरे बोर्ड पे यस लिखता है और तीसरे पे लिखता है नो। और इधर नासा की टीम को जब ये मैसेज मिलता है तो वो पाथफाइंडर का कैमरा यस की तरफ मोड़कर मार्क को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि धरती से सब उसे देख रहे हैं, और इस बात से मार्क काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि धरती पे नासा की टीम सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे सकती है और हर एक सिग्नल को रिसीव करने के लिए उन्हें 32 मिनट का समय लगता है। लेकिन मार्क बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ढूंढ लेता है। वो अपने साथी क्रू मेंबर के बॉक्स से एस की लैंग्वेज की बुक निकालता है और बहुत सारे बोर्ड्स लेता है और एस की कोड्स में मैसेज भेजना शुरू कर देता है। वही नासा की टीम भी उसकी तरह अपने रोवर के चारों तरफ एस की कोड्स रख देते हैं और जो भी कुछ नासा वाले उससे कहना चाह रहे हैं वो उस कोड की तरफ कैमरा मोड़ देते हैं और फिर मार्क उस मैसेज को डिकोड करता है। और एस की कोड की वजह से ही नासा वाले मार्क को सॉफ्टवेयर पैच भी भेज देते हैं, जिससे मार्क अब नासा वालों से बड़ी आसानी से कांटेक्ट कर पा रहा है। अब नासा मार्क को मैसेज भेजते हैं कि नासा उसके लिए खाना भेज रहा है ताकि वो 4 साल तक सरवाइव कर पाए। मार्क उनसे पूछता है कि क्या उसके क्रू मेंबर्स को ये पता है कि वो अभी मंगल ग्रह पे जिंदा है, जिस पे नासा कहता है कि अब तक ये बात उन्हें नहीं बताया गया। जिसके बाद में जब नासा वाले मार्क के क्रू मीट्स को उसके बारे में बताते हैं तो सारे क्रूज बहुत ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने साथी को मार्स पर मरने के लिए छोड़ दिया था। वहीं इधर मार्क के साथ अचानक एक हादसा हो जाता है। दरअसल जिस जगह पे उसने आलू बोए थे उस जगह पे अचानक किसी कारण ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी सारी आलू की खेती खराब हो जाती है। और जब नासा वालों को ये पता चलता है तो वो मार्क को 1 दिन का खाना 4 दिन तक चलाने के लिए कहते हैं। वही नासा भी अब आरिस 4 मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो मार्क तक 4 साल तक का खाना पहुंचाएगा। लेकिन आरिस 4 के लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद ओवरवेट और हिटिंग की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ नासा और मार्क की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब मार्क को जब ये पता चलता है तो वो अपने बचने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि कई कोशिशों के बाद उसे हर बार हताशा ही हाथ लगती है। साथ ही आज मार्क को मंगल ग्रह पे पूरे 186 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद वो अपने क्रूज को बताता है कि मेरे साथियों, मैंने हर समस्या का डट के सामना किया और अंत तक लड़ता रहा। हालांकि मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर तरह के अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सारी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि नासा का एरिस मिशन फेल हो गया है और अब सारी दुनिया को लगता है कि मार्क वॉटनी कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। वहीं इस खबर को चाइनीज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी देख लेते हैं और अब चाइना ये डिसाइड करता है कि वो टाइंगसेंग बूस्टर जो उनके पास है, जिसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक भी हो चुकी है, वो उसे नासा को दे देंगे ताकि वो मार्क वॉटनी तक खाना पहुंचा सके। जिसके बाद वो नासा से कांटेक्ट करते हैं और अब एक बार नासा को दोबारा से एक और चांस मिल चुका है, जिससे वो मार्क वॉटनी तक खाना पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम रिच पर्नेल नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट होता है। रिच पर्नेल इनको बताता है कि एरीज 4 के लॉन्च होने से पहले ही वो मार्क वॉटनी को घर ला सकते हैं, अगर वो हर्मीस स्पेसशिप को ही वापस मार्स की ऑर्बिट में भेज दे। लेकिन फ्यूल की कमी की वजह से वो मार्स पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि खुद मार्क वॉटनी मिशन एरीज 4 के सेट एरिया में जाकर वहां पर मौजूद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से ऑर्बिट तक आएगा और फिर हर्मीस स्पेसशिप में मौजूद उसके साथी उसे रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन नासा के डायरेक्टर को उसका ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने से हर्मीस में मौजूद क्रूज का मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा और साथ ही इसमें उनकी जान का खतरा भी है। और एक ऐसे क्रू मेंबर के लिए जिसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है, उसके लिए 5 और क्रूज की जान खतरे में डालना वाकई एक बेवकूफ़ी का काम है। इसीलिए डायरेक्टर टेडी ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन रिच पर्नेल किसी तरह हर्मीस के क्रूज तक ये मैसेज पहुंचा देता है, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथी मार्क वॉटनी को रिसीव करने मार्स के ऑर्बिट तक जाएंगे। वहीं चाइना की मदद से नासा सक्सेसफुली बूस्टर को लॉन्च कर देता है और वो बूस्टर हर्मीस स्पेसशिप तक खाना पहुंचा देता है, जिसके बाद वो फिर से मार्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्क को दिखाया जाता है, जहां उसे मंगल ग्रह पर 219 दिन हो चुके हैं और वो 1 दिन का खाना 3 दिन तक चला रहा है, जिस वजह से वो काफी कमजोर भी हो गया है। अब हर्मीस स्पेसशिप में मौजूद उसके साथी उसे बताते हैं कि वो आरीस 4 के मिशन साइट एरिया में जाके उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचे, जिससे वो ऑर्बिट तक आ पाएगा। जिसके बाद मार्क अपने रोवर में उस एरिया तक जाने के लिए निकल पड़ता है। वो सुबह अपना सफर शुरू करता है और फिर दिन में बैटरी को चार्ज करता है और ऐसे वो रोज करता है और कई दिनों के बाद वो एरिस 4 मिशन साइट एरिया तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसके सामने एक और प्रॉब्लम आता है।
वो ये है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार्स की ऑर्बिट तक ले जाने के लिए उसका काफ़ी वजन कम करना पड़ेगा। इसीलिए नासा का प्लान होता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के काफ़ी सारे पार्ट्स हटा के उसका कुल वजन कम से कम 5000 किलो तक होना चाहिए, जिसके बाद ही वो मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। जिसके बाद मार्क को ऐसा ही करना पड़ता है, उसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से ज़्यादातर सामान को उतार कर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब मार्क एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर मार्क को ऐसा ही करना पड़ता है। वहीं पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर होती है और मार्क टेक ऑफ करता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके क्रू मेंबर्स रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए बात नहीं हो पाती और सब परेशान हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि मार्क की फ्लाइंग स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मार्क बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा की प्रेशर निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वही हर्मीस स्पेसशिप की स्पीड भी बहुत तेज होती है, इसलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा ब्लास्ट करना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। और अब उन्हें मार्क अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है और स्पेसशिप की कमांडर लुइस एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो कम पड़ जाती है और मार्क तक पहुंचना नामुमकिन हो जाती है। लेकिन तभी मार्क यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है, जिससे उसके स्पेस सूट से निकलने वाली हवा के प्रेशर के जरिए वो अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से लुइस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही लुइस उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तो वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है मार्क उसी रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये मार्क को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और मार्क की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो अपनी दुनिया पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का एक इंस्ट्रक्टर बन जाता है जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में जिंदा कैसे रहा जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक नॉवेल पर आधारित है जिसकी फिल्म रिलीज हुई थी 2015 में और दर्शकों ने इसे खूब पसंद भी किया था। इसके IMDb पर रेटिंग्स है 8.0। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना।